दीक्षांत समारोह में उपस्थित तेजपुर विश्वविद्यालय असम के पूर्व कुलपति डॉक्टर वीके जैन जी, कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह जी, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठाता, संकाय सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, आमंत्रित आए हुए अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण तथा मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे दीक्षांत समारोह की श्रृंखला में आज आयोजित द्वादश दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर स्वर्ण पदक और डिग्री हासिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज कुल स्वर्ण पदक 28 दिए गए। 28 में 16 छात्राओं को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और 12 छात्रों को हुआ। 57% छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 43% छात्रों ने। पीएचडी 21 लोगों को दी गई, जिसमें 11 छात्रा रही हैं, 52%, और छात्र 10 रहे हैं, 48%। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छात्राओं का आगे आना हमारे नए भारत को तकनीकी के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाए जाने हेतु अत्यंत ही शुभ संदेश है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि नारियां जहां आगे बढ़ेंगी, नारी शक्ति का विस्तार होगा। जिन जिन क्षेत्र में जाएंगी, निश्चित रूप से वह अच्छी शुरुआत की जाए। और हमारे यहां तो पहले से कहा गया, यत्र नारेश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ मैं दूसरे तरीके से लगाता हूं। नारियों को जहां सम्मान दिया जाता है, वहां सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है, निगेटिविटी समाप्त होती है। और पॉजिटिविटी जहां है वही पवित्रता का स्थल है, और उससे जो पवित्रता का स्थल है वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए कहा गया, यत्र नारेश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सौभाग्य है कि इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 56% छात्राएं, एमबीए में 54% छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जो कि पूर्व में पुरुषों का ही एकाधिकार माना जाता था। यह बड़ा शुभ संकेत है नए भारत की दृष्टि से। जो भारत के प्रधानमंत्री का अपना स्वप्न है, वह निश्चित रूप से इस प्रकार की अगर स्थिति बनी रही और इसी ढंग से आगे बढ़ने का नारियों की तरफ से प्रयास चलता रहा, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी स्थिति निर्माण होगी। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आगे भविष्य में चल करके भारत जगत गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं दीक्षांत समारोह में यह बात विशेष रूप से कहता रहा हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। आप विद्यार्थियों के लिए यही वह मुकाम है जिसमें अर्जित ज्ञान का आलोक आप
चहुं ओर फैला सकते हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं से अपेक्षा करता हूं कि आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका उपयोग अब मानवता के कल्याण के लिए, देश और समाज के हित में अधिक से अधिक करेंगे। शिक्षा वह आलोक है जिसे पूरा समाज प्रकाशित होता है। जीवन और समाज को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन शिक्षा ही है। मेरा यह मानना है कि हमारी शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षा का प्रसार सुदूर क्षेत्रों और सभी वर्गों तक हो, ताकि हम बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकें। किसी भी देश की प्रगति में वहां के इंजीनियर्स की भूमिका अग्रणी होती है। आधुनिक निर्माण कार्य से लेकर भावी विकास की रूपरेखा का महती दायित्व प्रौद्योगिकी शिक्षा से जुड़े मानव संसाधन पर ही होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे विश्वास है कि आप जहां भी अपनी सेवाएं देंगे वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से देश के विकास एवं प्रगति के लिए करेंगे। मैं ये मानता हूं कि प्रौद्योगिकी शिक्षा देश के तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस संपूर्ण तंत्र को एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अर्थ एवं उत्पादन क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान आज अपरिहार्य है। मेरा तो यह भी मानना है कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण को भी बगैर प्रौद्योगिकी की समझ के सफलीभूत नहीं किया जा सकता है। कोविड के विकट दौर में हमने इस बात को गहरे से अनुभव किया है कि तकनीक ने ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की राहें तब आसान की थी। यह समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। इस दौर में देश के लिए कुशल जनशक्ति का आधार भी तकनीकी शिक्षा ही प्रदान कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होती है, समाज उतना ही संपन्न होता है। उनकी इस बात में अपनी बात सम्मिलित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण और समय अनुरूप होगी, उतनी ही वह जीवन के लिए अधिक उपयोगी और सार्थक होगी। शिक्षा का ध्येय है मनुष्य के जीवन और चरित्र का निर्माण। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार ही वह सशक्त जरिया है जिसे राष्ट्र सर्वांगीण विकास की राहों पर आगे बढ़ता है। देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी शिक्षा के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति युवा पीढ़ी का विश्वास कायम होता है। मैं ये भी मानता हूं कि शिक्षा इच्छा शक्ति का विकास करती है तथा स्वयं में निहित दिव्यता का साक्षात दर्शन भी कराती है। अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा और शिक्षण में व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकी ज्ञान से नहीं है। तकनीकी शिक्षा का मूल आधार अनुभव से जुड़ा आलोक है। जो कुछ आप करते हैं उसमें सदा नया और सीखने को मिलता है। तकनीक भी वही है, वही महती मानी जाती है जो समय के साथ हो रहे परिवर्तनों को अपने में समाहित करके चले। हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया गया है। मैंने नई शिक्षा नीति का पूरी तरह पारायण किया है और ये पाया है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा में छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों की शिक्षा देना व उनको नवाचार हेतु प्रेरित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किए जाने के लिए इसमें विशेष जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं इंजीनियरिंग शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में नवाचारों और संभावनाओं की आपका या विश्वविद्यालय अधिकाधिक पहचान करे और उसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पढ़ने वालों को प्रेरित करे। उसके साथ ही इंजीनियरिंग से जुड़े दूसरे अनुशासनों के साथ कला से जुड़े सरोकारों से भी
विद्यार्थी कैसे निरंतर जुड़े रहे, इसके लिए भी अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। याद रखिए, तकनीक व्यक्ति को भौतिक रूप से संपन्न करती है, उसे सुविधाओं से युक्त करती है, परंतु यह बात भी ध्यान रखने की है कि तमाम तकनीकी ज्ञान जड़ है जिसमें परिवर्तन की और नई संभावनाओं की गुंजाइश नहीं हो। मैं मानता हूं, तकनीकी ज्ञान में यदि मानवीय सरोकारों को संवेदनशीलता से जुड़ी संस्कृति को जोड़ दिया जाता है तो यह पूरी दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है। मैं चाहता हूं हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों से निकलने वाले प्रत्येक छात्र को एक इंजीनियर के साथ साथ एक आदर्श इंसान भी बनाने का प्रयास हो। इसके लिए तकनीकी शिक्षण से जुड़ी पाठ्य सामग्री में कला और संस्कृति का भी अधिकाधिक समावेश किया जाए। नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे कोर्स विकसित किए जाएं जो विद्यार्थी में अच्छा देखने, अच्छा महसूस करने और सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित कर सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की जो पहल हुई है, उसके आलोक में स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों से विकसित तकनीक का आधुनिकीकरण भी अधिकाधिक होना चाहिए। कोटा तो अपने आप में देश की बड़ी औद्योगिक नगरी और एजुकेशन हब है। मैं चाहता हूं यहाँ के सरोकारों से और आवश्यकताओं से जुड़ी तकनीक विकास के लिए विद्यार्थियों को अधिकाधिक प्रेरित किया जाए। कैसे हमारे विद्यार्थी आधुनिक समय संदर्भों के साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि में अपना अमूल्य योगदान दे सकें, इसके लिए भी विश्वविद्यालय को प्रभावी रूप में कार्य करते हुए भविष्य की दिशा का निर्धारण करना चाहिए। मैंने विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को व्यवहार में लागू करने के लिए निरंतर संवाद किया है। मैंने जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाकर नई शिक्षा नीति के बारे में व्यापक तौर पर चर्चा की। क्यों चर्चा ही नहीं तो पाठ्यक्रम उसके अनुरूप बने, इसके लिए भी जोर दिया है। और पाठ्यक्रम उसके अनुरूप बनने का तात्पर्य यह है कि नई शिक्षा नीति में जिस ढंग से प्रारंभ से ही स्किल डेवलपमेंट संबंधित एजुकेशन पर जोर दिया गया है, उससे ही संबंधित जो भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम बने, आगे चल करके व्यावसायिक दृष्टि से भी वो लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों के मन के अंदर, विद्यार्थियों के मन के अंदर आत्मविश्वास का जागरण कर सके, ताकि विश्वविद्यालय से जब छात्र बाहर निकले तो उसके अंदर हीनता का भाव न रहे, उसको ये ना अनुभव हो कि मैंने तो इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की है लेकिन मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये बड़ी विचित्र, जब बाहर निकले तो उसको लगे कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, नवाचार कर सकता हूं, स्टार्टअप कर सकता हूं। अभी हमारे जैन साहब ने स्टार्टअप पर ज्यादा जोर दिया, उसको आपने ध्यान सुना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें से बहुत से लोग स्टार्टअप की दृष्टि से भी आगे बढ़ सकते हैं और उसके लिए योजनाओं के बारे में आपने बताया, तो उसकी फंडिंग भी अच्छी है। इसे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी रखते हुए आत्मविश्वास से पूरित होकर हमें काम कर लेंगे और विश्वास साथ कर लेंगे, ये भाव जो जगता है तो विद्यार्थी कभी पीछे नहीं हटता, आगे ही बढ़ता जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं और यही हमने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पाठ्यक्रम बनाते समय इस दिशा में शिक्षा नीति के माध्यम से कराने का निर्देश भी दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करता हूं कि नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए अपने आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ई पाठ्यक्रम भी विकसित करें।
विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल लैब की स्थापना करें और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है, उसके पीछे मंशा यही है कि देश में स्वदेशी का भाव तेजी से विकसित हो। स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करने से इसका दूरगामी लाभ देश और समाज को मिल सकता है। स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग से ही देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हम तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इस विषय पर विश्वविद्यालय को विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के तकनीकी समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। मैं इसकी सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। और इन्होंने अपने रिपोर्ट के दौरान कहा कि प्लेसमेंट की दृष्टि से लगातार कंपनियों को बुलाकर परिसर के माध्यम से ही लोगों का चयन करवा रहे हैं और उसमें अच्छा चयन है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने जो बताई, पैकेज बहुत अच्छे हैं। हमें 44 लाख सबसे ज्यादा पैकेज और 6 लाख उससे कम से कम वाला पैकेज, दोनों में एक अच्छी स्थिति है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो प्लेसमेंट की दृष्टि से हुआ। मैं तो स्टार्टअप्स की बात कह रहा हूं कि आगे बढ़कर के इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार से यह भी आग्रह है कि वे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े समाज उपयोगी विषयों का पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी तैयार करें। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय संविधान के महत्व को समझते हुए विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मुझे विश्वास है वह संविधान उद्यान अपनी सुंदरता के साथ साथ संविधान के प्रति विद्यार्थियों को निरंतर जागरूक कर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उनमें विविधता में एकता के मंत्र को जागृत करता रहेगा। संविधान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवंत दर्शन है। इस संस्कृति से युवाओं का जुड़ाव होगा, तभी राष्ट्र आदर्श के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकेगा। मैंने तो आपके सामने केवल संविधान की उद्देशिका को दोहराया है। अगर संविधान के उद्देशिका के एक एक शब्द को हम विचार करें और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसके अनुसार आचरण करें, तो मैं समझता हूं कि आपके देशभक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। और देश के अंदर विकृत प्रकार की सोच वाला आदमी देश का कोई नुकसान भी नहीं कर सकता है। संविधान के उद्देश्य का फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत सारे लोग करते हैं, करना भी चाहिए, है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए आपने देखा जहां मैंने उद्देशिका का वाचन करवाया आप सब लोगों से, वहीं मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक एक मूल कर्तव्य के बारे में विचार करेंगे तो जगह जहां हिंसाएं होती हैं, आगजनी होती है, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की जाती है, जो वन्य जीव हैं उनके साथ भी हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, अनेक प्रकार की विकृत सोच के कारण समाज को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जाती है। केवल मूल कर्तव्य और संविधान का प्रेमर, इन्हीं दो को ध्यान में रख करके अपने आचरण व्यवहार को करें तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत दुनिया के अंदर आदर्श लोकतांत्रिक देश के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए संविधान पार्क बनाने के लिए हमने तय किया, पूरे प्रदेश भर में सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाएंगे। मैंने स्वयं राजभवन में संविधान पार्क बनाया, बन के तैयार हो गया है। आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, जब भी आप जयपुर आए तो जयपुर में राजस्थान का राजभवन है, उसमें संविधान पार्क बना है,
उसको आकर जरूर देखें। और आपको लगेगा संविधान के जो 22 भाग हैं, हर 22 भाग के एक एक प्रारंभ में वहां चित्रित किया गया है, उकेरा गया है। वो भारतीयता से ओतप्रोत है। तो भगवान राम का भी है, महात्मा बुद्ध का भी है, भगवान कृष्ण का भी है, गुरु गोविंद सिंह का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी है, महात्मा गांधी जी का भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है, महात्मा बुद्ध का भी है, महावीर स्वामी का भी है, गुरुकुल का भी है, सब है। विक्रमादित्य महाराज का ही शासन है, अकबर का भी, टीपू सुल्तान का भी, यानी कोई छुट्टी न पाए, यह व्यवस्था की गई। संविधान का पूरा स्वरूप वह है। वैसे लोग समझते हैं अरे संविधान तो बड़ा नीरस विषय है, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति से पूरा ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति मानो इस संविधान के अंदर आत्मसात हो गई। ऐसे मेरा कहना है भारतीय संविधान यही हमारी गीता है, यही हमारी बाइबल है, यही हमारी कुरान है, यही पूज्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से पूरे देश का लोकतंत्र चालित है, चल रहा है। दुनिया के अंदर आदर्श लोकतंत्र के नाते हम विख्यात हो रहे हैं इसी संविधान के नाते। इसलिए हर विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान बने, इसलिए आग्रह किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हर तरफ बन रहा है। और कल मैंने यहाँ के संविधान कोटा विश्वविद्यालय, उसका मैं संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कल मैंने उसको देखा भी। इनके यहाँ भी तकनीकी विश्वविद्यालय में भी बन करके तैयार हो गया है। इन्होंने कहा कि 13-14 मार्च को मैं फिर आने वाला हूं, उस समय उसका लोकार्पण करा दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को जानने की जरूरत है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक सरोकार हेतु गोद लिए गए गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के साथ एक गत वर्ष आई आपदाओं के दौरान विश्वविद्यालय में ने योजनाबद्ध कार्य किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है इसी प्रकार आगे भी सामाजिक सरोकार हेतु विश्वविद्यालय अधिक से अधिक कार्य करता रहेगा। आज इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों से एक बात और कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा रूपी रथ में आप लोगों की भूमिका सारथी की मानिंद होती है। शिक्षक आचरण व्यवहार का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों के साथ जीवन संबंध होना चाहिए। शिक्षक और पाठ्यक्रम पढ़ाने तक अपने को सीमित नहीं रखते, बल्कि वह राष्ट्र के भावी रूपांतरण और राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार की भी भूमिका निभाएं। मैं चाहता हूं कक्षा में न केवल नियमित अध्ययन अध्यापन हो, बल्कि कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी भी हो तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य गुणवत्तापूर्ण संवाद भी हो। मैंने सुना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बड़ी कम रहती है। ये चिंताजनक विषय है। उपस्थिति कम नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को 100% कक्षा में जाना चाहिए और तब कक्षा में शिक्षकों की भी उपस्थिति ढंग से रह सकेगी, नहीं तो शिक्षकों की भी उपस्थिति उतनी नहीं हो पाती। ये बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति अपने यहां विकसित करे जिसका लाभ व्यापक स्तर पर समाज को मिलेगा। विश्वविद्यालय से मेरी यह भी अपेक्षा है कि भविष्य में विद्यार्थी हित को सर्वोपरि मानते हुए शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। शैक्षणिक श्रेष्ठता और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं। दीक्षांत समारोह के सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले, उपाधि प्राप्त करने वाले ऐसे सभी छात्रों को भी फिर से शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।